आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि तारे कैसे होते हैं, तारे का रूप क्या होता है, तारे किस प्रकार बनते हैं और तारे किस प्रकार समाप्त होते हैं। चलिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली क्लास देखा था उन्हें कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स का डिफिनेशन क्या है, मतलब कि यूनिवर्स किसे कहा जाता है। कहते हैं कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब, छोटा सा कण, छोटी सी मिट्टी से लेकर महाकाय आकाश गंगा के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था और इस क्लास में भी आपको आकाश गंगा के बारे में ज़्यादातर बताया जाएगा। तो आकाश गंगा के रूप को और छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर जो बने थे उन सबको मिला के अगर बनाया जाए तो मतलब ब्रह्मांड कहलाता है हमारा। तो अगली क्लास में मैंने एक डायग्राम बनाया था इस तरीके का। यहाँ पे हमने लिखा था ब्रह्मांड, यहाँ था हमारा आकाश गंगा जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, और ये था हमारा तारामंडल, और यहाँ पे हम ग्रह लिख सकते हैं, ग्रह पृथ्वी। लेकिन पहले जब तक हम आपको ग्रह नहीं समझाएंगे तब तक ये पृथ्वी और ग्रह एक ही में माना जाएगा। अभी आप धीरे धीरे समझेंगे पृथ्वी, क्योंकि आपको लगता है ना पृथ्वी बहुत बड़ी है। अरे पृथ्वी बहुत छोटा सा हिस्सा है जी। इस गोले में अगर हम एक पॉइंट ऐसे लगा दें और ये समझे पृथ्वी है, तो इतनी बड़ी भी पृथ्वी नहीं है ब्रह्मांड के रूप में देखा जाए तो। इतनी छोटी हमारी पृथ्वी है कि इस बूंद को भी बड़ी नहीं है। इतना बूंद भी अगर ब्रह्मांड का देखा जाए तो इस बूंद के भी बराबर पृथ्वी हमारी नहीं है। तो पहले हम कुछ अवधारणाएं पढ़ लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में और ग्रहों के बारे में जो कहे हैं, तारा के बारे में कहे कि कौन केंद्रित है ग्रहों में। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अवधारणा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा क्या होती है। जब कोई वैज्ञानिक को कोई समस्या होती है, जब किसी भी वैज्ञानिक को कोई समस्या होती है और वह उस समस्या करता है, उसका समाधान ढूंढ निकाल देता है, और उस समाधान का जब वह प्रयोग करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है तो वह एक उसकी थ्योरी बन जाती है। और उस थ्योरी को जब कई वैज्ञानिक मिलते हैं और सभी लोग उसे सामान्यता दे देते हैं कि हाँ यह थ्योरी सही है, तो उस थ्योरी को हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में ले लेते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। इसको एक बार आप फोटो खींच लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टालमी जी थे, टालमी। यह सन 140 ईस्वी, 140 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, सन 140 ईस्वी में यूनान मिस्र के यूनान के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी जो हमारी है वह ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी हमारी, जो हम अभी आपको बता रहे थे कि एक पॉइंट भी नहीं है, उसको वो केंद्र बिंदु मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। ठीक है, और उसी के अनुसार कार्य किए जाते हैं। और जो सूर्य है ना हमारा, जिसमें मानते हैं कि हमारी 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, उसको ये कह रहे थे कि सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा करती है। क्यों? इसीलिए दिन और रात होता है।
तो ये है इनका जो क्लाडियस टालमी जी थे, के टालमी हम कह सकते हैं, क्लाडियस टालमी, ये मानिए तो एक गलत है। इनका जो कहा नाम था कि सूर्य पृथ्वी जो है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह गलत है। पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं लगाता, बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये परिभाषा हम पढ़ेंगे, ये इनका अवधारणा। के टालमी के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी केंद्र बिंदु है, ब्रह्मांड का, ठीक है, और सूर्य इनका चक्कर लगाता है। इनकी ये परिभाषा थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं कापरनिकस जी। ये कहते हैं, कब आए थे ये, तो ये आए थे 1543 ईस्वी। ये कब आए थे, 1543 ईस्वी। सोचिए, इन्होंने सब लोगों को एक मात्र भ्रम दिया था, कितने सालों तक, 1403 सालों तक इन्होंने मूर्ख बना के रखा और पृथ्वी को केंद्र बिंदु माना, ठीक है, ब्रह्मांड का, वो भी जो कि एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। तो 1543 ईस्वी में कापरनिकस जी आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ये गलत है, और जो सूर्य है ना, वह ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सूर्य क्या है, वह ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके अनुसार क्या कहा गया, सूर्य जो है केंद्र बिंदु है, बिंदु है, और वह ब्रह्मांड का, पृथ्वी ब्रह्मांड सूर्य का चक्कर लगाती। बात तो इन्होंने सही कहा। ये जो थे पोलैंड के निवासी थे, पोलैंड, ठीक है। इन्होंने कहा 1543 ईस्वी में कि सूर्य केंद्र बिंदु है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये तो वास्तविकता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन इन्होंने एक बात और कही थी कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी हमारी है, और सूर्य, पृथ्वी किस तरह चक्कर लगाती है, ऐसे पूरे गोलाकार में। सब कुछ तो इन्होंने सही कह दिया, लेकिन यह कहे कि गोलाकार में लगाती है। और दूसरी बात यह कहे कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। दो बात इन्होंने गलत कही। पहला कि पृथ्वी गोलाकार में चक्कर लगाती है और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, इन्होंने यह गलत कह दिया। इसके बाद फिर तीसरे स्थान पे हमारे, मतलब तीसरी जो अवधारणा थी, वो हर्शेल जी की थी। हर्शेल, ये जो थे इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड, और इन्होंने 1805 ईस्वी में, कितने साल बाद, इन्होंने 1543 में दिया, उसके बाद 1805, 115 3 18, 262 साल बाद इन्होंने 262 साल तक कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र बिंदु है और ये गोलाकार में चक्कर लगाती है। हर्शेल जी आए, इन्होंने एक दूरबीन बनाया और दूरबीन से देखा तो कहा, अरे तो गलत कहा जा रहा है, ये गोलाकार में नहीं बल्कि अंडाकार में इस तरह लगाती है चक्कर। इन्होंने कहा कि गोलाकार में नहीं बल्कि अंडाकार में। हर्शेल जी ने कहा कि 1805 ईस्वी में, सुनिएगा, हर्शेल जी ने कहा 1805 ईस्वी में, जो इंग्लैंड के निवासी थे, कि सूर्य जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो अंडाकार में लगाती है। ये तो कहा, सही कहा इन्होंने। और इन्होंने एक बात और कही, वो बात ये थी कि इन्होंने कहा कि जो सूर्य है आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग मात्र है। आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग मात्र सूर्य है, ठीक है। इन्होंने एक नई बात कही। इसके बाद हमारे यहाँ हर्शेल जी के बाद चलिए आगे देखते हैं कि इनके बाद
कौन से कॉन्सेप्ट आया? एडविन पावेल हब्बल, जो अंतरिक्ष में जो दूरदर्शी है अमेरिका की, वो इन हब्बल जी के नाम से पड़ गई, क्योंकि इन्होंने ही वह दूरदर्शी बनाया था। इन्होंने 1925 ईस्वी में बनाया था, यानी 1925 में इन्होंने यह अवधारणा दी। और यह कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। यह अमेरिका के निवासी थे, एडविन पावेल हब्बल। और इन्होंने टेलीस्कोप बनाया दूरदर्शी का, ठीक है। और इन्होंने इसे स्पेस में भेज दिया। उस दूरदर्शी को पृथ्वी से नहीं देखा, बल्कि उसको दूरदर्शी को स्पेस में भेज दिया, और वह टेलीस्कोप से देखे कि क्या हो रहा है। तो पता चला कि जो बात अभी हर्शेल जी ने बताई वह बात सत्य है, और यह आकाशगंगा का एक छोटा सा मात्र स्वरूप है, सूर्य हमारा जो ग्रह है वो भी। और यह जो बता रहे हैं आकाशगंगा का, एडविन पावेल हब्बल जी ने बताया कि अभी भी ब्रह्मांड में विस्तार जारी है। इनका एक छोटा सा कथन था। अब देखिए, भारत के लोग अवधारणा सही दे चाहे ना दे, अंदाजा बहुत सही लगाते हैं। तो वाराह मिहिर जी थे, वाराह मिहिर, जिसके नाम से पत्रा, हम लोग के देश में पत्रा कहा जाता है, पत्रा देखा जाता है, वह वाराह मिहिर द्वारा जो सोचा गया था, अवधारणा जो सोची गई थी, उनके अनुसार ही यह पत्रा हमेशा बनता है आज तक। इन्होंने निकोलस कॉपरनिकस से 1000 साल पहले ही बता दिया था, यानी जब वो 1543 ईस्वी में बोले थे, 1000 साल पहले, यानी 6वीं शताब्दी में ही, कोई इनका फिक्स डेट नहीं है, लेकिन 6वीं शताब्दी में माना जाता है कि वाराह मिहिर जी ने बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यही कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही हैं। अब हम इन अवधारणाओं के बाद देखते हैं थ्योरीज के बारे में। एक जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दी, जॉर्ज लेमेत्रे जी थे, लेमेत्रे, यह जर्मन के निवासी थे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सिद्धांत के नाम से जानते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कहते हैं। यह थ्योरी इन्होंने 1927 ईस्वी में दी थी। 1927 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी, जिसे 1967 में वेगनर जी ने प्रमाणित किया। वेगनर जी प्रमाणित क्या किया, इसके बारे में और विस्तार से बताया था। ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? कहा जाता है कि 15 अरब वर्ष पहले, कितना अरब वर्ष पहले? 15 अरब वर्ष, 15 अरब वर्ष पहले जो हमारा ब्रह्मांड है, यह एक आग का गोला था। क्या था? जो मेरा ब्रह्मांड है, यह एक आग का गोला था। और यह आग का गोला, अब देखिए, मान लीजिए इसको मिटाते हैं। 15 अरब वर्ष, ध्यान दीजिएगा कि 15 अरब वर्ष से पहले यह आग का गोला था, और इस
आग को गोले को मैं इस तरह दर्शाता हूँ। यह मान लीजिए आग का गोला था। यह आग का गोला था, यह विस्फोट कर गया। किन्होंने कहा? जार्ज लेमेत्रे जी और वेगनर जी ने कहा कि यह एक आग का गोला था और यह विस्फोट किया। और जब विस्फोट किया, क्या हुआ कि यह विस्फोट कर गया। और जब यह विस्फोट किया तो कई भागों में बट गया। वो भाग समान थे, असमान नहीं थे। जितने भागों में बटा वह समान भाग थे, एक समान टुकड़ों में बटा। और यह टुकड़े पे परत जमने लगी वहां के वायु की हवा से मिलके, और उन परतों से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारा ब्रह्मांड एक है। इस ब्रह्मांड में जब ये विस्फोट किया, बिग बैंग थ्योरी बनी, जब बिग बैंग हुआ इसमें, तो यह क्या हुआ कि इसमें 1 खरब यानी 100 अरब आकाशगंगाएं निकली। कितना? 100 अरब। इन 100 अरब में से एक आकाशगंगा को लीजिए तो एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे बने। किससे? एक आकाशगंगा से 100 अरब। सोचिएगा, यहां पे 100 अरब आकाशगंगाएं बनी एक ब्रह्मांड से। उससे 100 अरब में से सिर्फ एक आकाशगंगा में से 100 अरब तारे निकले। क्या हुआ? 100 अरब तारे निकले। उसी में हमारा एक सूर्य है जिसके 8 ग्रह हैं। आप जानते होंगे 8 ग्रह के नाम, आगे बताएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद। इतना तो आपने ध्यान दिया कि 100 अरब तारे निकले, उन तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ। उस ग्रह में से उपग्रहों के फिर विस्फोट हुआ तो उपग्रह हुआ। इसी तरह अभी भी विस्फोट जारी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जार्ज लेमेत्रे जी ने इस समय के वैज्ञानिकों ने क्या किया? 30 मार्च 2010 को एक प्रयोग जो शुरू किया गया, LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। 30 मार्च 2010 को LHC यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का महाप्रयोग शुरू किया गया। इस प्रयोग में 100 किलोमीटर अंदर 100 किलोमीटर अंदर गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें 1000 कितना किलोमीटर अंदर रास्ता बनाया गया और उस पे बोसान की किरणें छोड़ी गई। किस लिए? वह यह चाहते थे कि जो ब्रह्मांड जिस तरह निर्माण हुआ, जो हम यह सोच रहे हैं कि ब्रह्मांड विस्फोट किया, उससे आकाशगंगाएं बनी, आकाशगंगाओं से तारे बने, तारे से ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों से फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ, और इसी तरह अगर जारी है अभी भी ब्रह्मांड का स्वरूप बढ़ना, तो क्या अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो देखें कि क्या ऐसा होता है। इसमें 1000 वैज्ञानिक शामिल थे। इसे बोसान थ्योरी भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। इसे बोसान थ्योरी भी कहा जाता है। बोसान थ्योरी को कई नामों से बताया जाता है। इसे एक नाम गॉड पार्टिकल का भी है। इसे गॉड पार्टिकल, बोसान थ्योरी जो है, BOSAN, बोसान थ्योरी, इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। अब हर्शल जी जो थे,
उन्होंने भारत के सत्येंद्र नाथ बोस जी से, सत्येंद्र नाथ बोस की ये थ्योरी जो बोसान थ्योरी थी, ये सत्येंद्र नाथ बोस जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, उनकी ये थ्योरी थी। इस थ्योरी को लिए इस पर प्रयोग चालू कर दिए और उन्होंने एक सब पार्टिकल, बोसान थ्योरी यानी गॉड पार्टिकल का ही एक सब पार्टिकल 2012 ईस्वी में प्राप्त कर लिया। कब? 2012 ईस्वी में अप्रैल में यह इन्होंने एक गॉड पार्टिकल नामक उसका सब पार्टिकल था, उसको प्राप्त किया। उन्हें यह सफलता मिली, लेकिन बोसान थ्योरी को 14 फरवरी, कब? 14 फरवरी को इन्होंने 2013 को बोसान थ्योरी को बंद कर दिया। जो एलएससी प्रयोग था उसे रोक दिया गया। अब यह एलएससी प्रयोग रुक गया, लेकिन फिर इन्होंने जून 2015 में, पहले तो 14 फरवरी 2013 को इन्होंने एलएससी को रोक दिया, एलएससी प्रयोग रोक दिया। फिर इन्होंने 30 जून को, यानी जून में ही कहा जाता है, कंफर्म डेट नहीं बताया गया है, जून 2015 को फिर से यह थ्योरी जो थी, इसके पर जो ये एलएससी का प्रयोग चल रहा था, वह फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। चलिए, इस प्रयोग को कहाँ पे, किस संस्था में किया जाता है, किस प्रयोगशाला में किया जाता है? तो उस प्रयोगशाला का नाम है CERN, CERN, इसका शॉर्ट नेम है CERN। अब CERN के बारे में जान लेते हैं हम। अगर लिख लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। CERN जो है, CERN प्रयोग 4 जुलाई 4 जुलाई बात कर रहे हैं। CERN की स्थापना फ्रांस के जिनेवा शहर में हुई थी। फ्रांस के जिनेवा में स्थित है ये, फ्रांस के जिनेवा में। फ्रांस के जिनेवा में यह प्रयोगशाला स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है CERN। ठीक है। CERN जो फ्रांस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला को जब स्थापित किया गया था तो वह डेट था हमारा 29 सितंबर 1954, और इसी प्रयोगशाला पे एलएससी का प्रयोग किया गया, यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का। तो अब इसके बाद एक और हमें पता चलता है कि एक दूरदर्शी है। देखिए, हम विश्व की जो महादूरदर्शियां हैं, जिनका नाम विश्व में सबसे बड़ा दूरदर्शी के नाम से है, उनके बारे में हम बताना चाहेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। डीसी, यह विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी, ठीक है, जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस स्पेस को बनाने के लिए 3 जगह का प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः नासा का, ठीक है, और 2 और हैं, जिसे कह सकते हैं हम CSA और HSA के नाम से जाना जाता है। तो
NASA, CSA और HSA ये जो स्पेस एजेंसियां हैं, एजेंसी इस पे प्रयोग करती हैं, इस कार्यालय में ही, यानी इस स्थान पे ही आके, इस प्रयोगशाला में समझिए आके। तो इसके बारे में बता दिया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और हमारे किसी भी प्रश्न में आ सकती हैं, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, हमेशा पूछ दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें बताना उचित समझा आपको। अब हम पढ़ेंगे आकाशगंगाओं के बारे में। आकाशगंगा के प्रकार। आकाशगंगा के प्रकार। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है। अंडाकार, अंडाकार, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, सर्पिलाकार, स्पाइरल और अनियमित आकार। अनियमित आकार, इरेगुलर जिसे कहते हैं, इरेगुलर। यह 3 प्रकार की होती हैं। अंडाकार जो आकाशगंगा होती है, ध्यान दीजिएगा बात को, जो आकाशगंगा अंडाकार होती है, यह यूनिवर्स की 2/3 2/3% यानी लगभग कहिए 66.7% आकाशगंगाएं यही इसी प्रकार की होती हैं, इलिप्टिकल। इनमें जो तारे होते हैं वो पुराने होते हैं और नए तारों का निर्माण नहीं होता। एक तो ये अंडाकार होती हैं, 66.7% आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की यहाँ इसी तरीके की होती हैं, इसी आकार की होती हैं। यहाँ पे पुराने तारे होते हैं, नए तारों का निर्माण नहीं होता। दूसरा हमारा है सर्पिलाकार, स्पाइरल जिसे हम कहते हैं, और हमारी गंगा भी स्पाइरल है। जब भी आप किसी से पूछेंगे कि हमारी आकाशगंगा कैसे है, तो लोग बहुत अच्छे से बताते हैं स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। अभी आपको बताते हैं, स्पाइरल है और यह 25% अप्रोक्सीमेटली ब्रह्मांड का 25% जो आकाशगंगाएं हैं वह सर्पिलाकार हैं। इसमें पुराने व नए तारे, पुराने व नए तारे बनते हैं। एक तो पुराना तारा रहता है और नए तारे कैसे बनते हैं इसका प्रोसेस मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। तो यहाँ पे 25% तारे बनते हैं और लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली 10% जो तारे होते हैं वह अनियम मतलब आकाशगंगाएं होती हैं, वह अनियमित आकार की होती हैं और यहाँ पे नए तारे बनते हैं। सिर्फ यहाँ पे नए तारे होते हैं, न पुराने तारे होते हैं, न पुराने व नए, सिर्फ नए। यहाँ पे पुराने तारे का कोई रूप नहीं होता। हमारी जो आकाशगंगा है वह स्पाइरल है। अब स्पाइरल कौन सी आकाशगंगा होती है, मैंने कई लोगों से पूछा तो होता है कि वो सांप के आकार की होती है, सर्पिलाकार यानी सांप के आकार की। कैसा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होती होगी, ऐसे ऐसे चलती है ना, तो सांप के आकार की वो भी होती है। बहुत अच्छी बात है। अरे सर जी ये ऐसी नहीं होती है। सांप को, आपने छोटे सांपों को देखा होगा तो वो इस तरह चलते हैं, लेकिन नागदेव को देखा है, फोटो में तो देखा ही होगा, जिसपे विष्णु जी विराजमान रहते हैं। अगर वह सांप इस तरह का हो, ऐसे ऐसे, तो क्या उस पे विष्णु जी विराजमान रहेंगे? नहीं। वह जो तारा सांप होते हैं वो उनकी पूंछ से लेके ऐसे ऐसे गोला बनता है। वह अपने पूंछ के ऊपर 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 गोले बनाते हैं। एक गोले में बनता है और वह लेवल बाय लेवल बनता है।
ठीक है, आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा। अनियमित आकार जिसका कोई आकार नहीं होता। अब इतना जान चुके हैं तो हमें अपने बारे में पता है कि आकाशगंगाएं हमारी कैसी है, सर्पिलाकारी है। चलो हम आपको बताते हैं कि हमारी सर्पिला जो आकाशगंगा है, सर्पिलाकार, जिसे हम स्पाइरल इंग्लिश में कहते हैं, वो कैसी है। आज आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि स्पाइरल आकाशगंगा कैसी होती है, सांप के आकार की ऐसे नहीं होती है। देखिए, मैं आपके सामने कई आकाशगंगाओं का रूप देने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक आकाशगंगा है, एक ये हो गया, ये 6 आकाशगंगाएं आपको दिखाई दे रही हैं। एक और बना देते हैं हम आपके लिए। आपके सामने तो 7 दिखाई दे रही हैं, लेकिन आकाशगंगाओं की इसी तरह की संख्या कितनी है, 1 अरब आकाशगंगा है, जो इस चित्र में कहीं दिखाई नहीं दे सकती। हमें मतलब कितनी आकाशगंगाओं से है, हमें आकाशगंगा उस आकाशगंगा से मतलब है जो हमारी आकाशगंगा है। देखिए, जिस प्रकार आई का प्रयोग सिर्फ खुद के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है, आई फर्स्ट पर्सन, वी सेकंड पर्सन एंड एवरी पर्सन थर्ड पर्सन, आई जो फर्स्ट पर्सन है, वैसे ही जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, हम उसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अगल बगल के लेते हैं, पूरे विश्व की थोड़ी जानकारी लेते हैं कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें हमारा सूर्य है, हम उस आकाशगंगा के बारे में जानना चाहेंगे। ये जिसमें हमारा सूर्य है। चलिए, तो हम बात करते हैं, इस आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। जिसमें हमारा सूर्य है, उस आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। अब आप कहेंगे सही है सर जी, दुग्ध मेखला सही कर रहे हैं। उसे मिल्की वे भी कहा जाता है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। ज्यों ही हम कह दिए कि नहीं, आपकी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, और कहेंगे भाई रहने दीजिए, इनसे पढ़ेंगे नहीं। अरे ये तो मंदाकिनी कहाँ से आ गया, मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है नहीं। कुछ लोग सोच लेते हैं जी सर जी, मंदाकिनी हमारी सबसे पहली आकाशगंगा का जो नाम था वो मंदाकिनी था। जब उसका नाम इंग्लिश में मिल्कवे रखा गया, तो हमारे के यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। क्या करते हैं, कहे मिल्की वे है, हम इसको मंदाकिनी याद करें, इसको मिल्की वे याद रखें। नहीं नहीं, अरे मिल्क मतलब दुग्ध होता है, यानी दूध, तो हम इसको क्या करते हैं, दुग्ध मेखला रख देते हैं। इसीलिए यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके पास होने में बड़ी संदिग्धता रहती है, क्योंकि इतना नाम रख देते हैं कि बच्चे याद करते फंस जाते हैं। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, जिसे हमने हिंदी में दुग्ध मेखला आसानी के लिए रख दिया, उसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। हमारी आकाशगंगा, हमने कहा ना कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, आस पड़ोस के लोगों को ध्यान देते हैं। हमारे आस पड़ोस की जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है, उसका नाम देवयानी, देवरानी इस नाम याद रख लीजिएगा, देवयानी। इसे एंड्रोमेडा कहते हैं, एंड्रोमेडा। यह हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है, ठीक है। और इन लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखते हैं। किसी को दीर्घ वृत्तीय बादल कहा जाता है, तो किसी लघु वृत्तीय बादल कहा जाता है। कई आकाशगंगाओं के नाम हैं, लेकिन हमसे मतलब है अपनी आकाशगंगा दुग्ध मेखला से, और उसके बगल में जो हमारी देवयानी, जिसे हम देवरानी भी कह के दे देते हैं, याद हो जाएगा आपको। देवयानी यानी एंड्रोमेडा,
वह 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए, हमने आपको बताना इसलिए नहीं अभी तक समझा था कि कैसी आकार की है हमारी आकाशगंगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना सर। अब आप समझ चुके हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। अब एक बात बताइए, एक छोटा सा गोला हो, एक छोटा सा गोला हो, और कह दिया जाए इसमें एक काम कीजिए, 100 अरब तारा रख दीजिए, कितना बूंदा बना सकते हैं? इस छोटे से गोले में कितना बूंद बना सकते हैं? तारा है, अरे एक सूर्य तारा में 13 लाख पृथ्वी हम आ जाती है, पृथ्वी की आकार देखिए। और उस एक तारे में क्या आप 1 अरब 100 अरब तारे इसमें भर दीजिए। आपसे कोई कह दे कि इसमें 100 अरब तारे भर दीजिए, तो आप कहेंगे अरे कैसे भर देंगे, अरे कितना इसको एडजस्ट करे भाई, नहीं कर सकते। तो जो मैंने आपको बताया कि सर्पिलाकार आकाशगंगा है मेरी, जो मेरी आकाशगंगा सर्पिलाकार है, और बताया कि वो ऐसे ऐसे है, ऐसे है, फिर उसी पे दूसरा आकार, फिर तीसरा आकार, फिर चौथा, लेयर बाय लेयर चलती है। इसका मतलब ये है, ये देखिए, इसको कहते हैं स्पाइरल। मैंने उदाहरण के लिए आपके लिए ले आया। अब सांप कैसे बैठता है जब फन फैलाता है? तो देखिए, मतलब जब वो ब्राउंडिंग करता है, ये पूंछ हो गई। अब इस पे विष्णु जी बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे बैठते हैं? यहाँ पे। और उसके बाद इससे ऐसे फन बना रहता है। ये लेयर बाय लेयर चला ना। अब ये मान लीजिए कि ये जो गोला है, एक गोला मैंने जो बनाया था वो एक लेयर है, ये एक लेयर। और ऐसे हमको तो कुछ ही लेयर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हजारों लेयर है। हजारों लेयर में मेरी आकाशगंगा, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे, मंदाकिनी, इनके जो नाम हैं, यह लेयर बाय लेयर यानी सर्पिलाकार आकार में है। और ब्रह्मांड में ऐसी 25% आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। तो ये इस सर्पिलाकार का मतलब क्या हुआ? ऐसे लेयर में। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि 100 ही मान लेते हैं कि 100 आकाश मतलब 100 लेयर में है। अब कहा, जहाँ कहा जाता था आपसे 100 अरब आकाशगंगाओं को एक गोले में भरिए, वहीं आपसे कह दिया जाए कि 100 गोले में 100 अरब भरिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका 100वां भाग हो गया ना भाई। अब तो एक ही अरब भरना है, गोला भी इतना छोटा तो होगा नहीं। तो अब तारे इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी आकाशगंगा को सर्पिलाकार कहा जाता है, ठीक है। सोचिए कि जो 67% था अंडाकार में, वो हमारे सर्पिलाकार में नहीं है। वरना 67% आकाशगंगाओं को रहता, इतना नाम याद करना पड़ता कि आप निकालने में परेशान हो जाते। चलिए, अच्छी बात है कि 25% आकाशगंगाएं जो है वो सर्पिलाकार है, और वो सर्पिलाकार आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के अंदर आती है, ठीक है। अब आकाशगंगा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अब तक आप प्रकाश वर्ष के बारे में सुने हैं, प्रकाश वर्ष दूर। प्रकाश वर्ष का किसी समय का मात्रक नहीं होता है, बल्कि दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। ये देखिए, ये मेरा सूर्य है। इतना बड़ा सूर्य नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बता दे रहे हैं। ये हमारा सूर्य है। इससे जो नजदीक है, ब्लैक में कर देते हैं, वरना ये भी आपको सूर्य लगेगा। ये मेरी आकाशगंगा है, यहाँ पे हमने दिखाया सूर्य है। इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद इस तरह लेयर बनता है। ये जो लेयर है, इसको कहते हैं हम सौरमंडल। इसको क्या कहता है? सौरमंडल। इसको कहते हैं नक्षत्र।
और इसको कहते हैं तारामंडल। तारों के जहाँ समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। तो ये क्या है? तारामंडल है। अभी तो इतना भाग है, इसके बाद तो बहुत से भाग है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमसे आकाश तारे से, हमारे सूर्य तारे से बहुत दूर है साइरस, तो साइरस कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। आप देखते हैं नक्षत्र इतना नज़दीक है, तारामंडल इतना नज़दीक है, साइरस इतना दूर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सौरमंडल की जो संख्या आज के समय में है वो हमारी 8 है। पहले 9 थी, प्लूटो जिसका नाम था, लेकिन वो आज हमारी आकाश मतलब ग्रहों में नहीं आता है। यह ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सौरमंडल में कितने ग्रह? 8। नक्षत्र कितने हैं? 27। और तारामंडल कितना है? 87। इसी 27 को हम नक्षत्र कहते हैं और इसी को एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसी 27 को हम नक्षत्र कहते हैं और इसे ही एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा जाता है। सोचिए, जो बाबा लोग होते हैं इसी 27 को पढ़ के राजा बने हुए फिर रहे हैं। हम लोग पूरा इस पूरे ब्रह्मांड को पढ़ रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी? बस ये इतना पढ़ के इतना बन जाते हैं। हम लोग तो पूरा ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं, उसकी आकाशगंगा पढ़ रहे हैं। एक आकाशगंगा के छोटे से भाग 27 नक्षत्र के बारे में ये हमें बताते हैं बस। तो तारामंडल की संख्या 27, नक्षत्र की संख्या तारामंडल 87, नक्षत्र 27, सौरमंडल की संख्या 8 है। ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अब आप जान चुके हैं कि सूर्य हमारा है और ये नक्षत्र है, ये तारामंडल है। अब हम जानना चाहते होंगे आपकी सौरवर्ष। कितने देर से परेशान होंगे कि सौरवर्ष क्या है, इसे हम दूरी का मात्रक क्यों कह रहे हैं जब इसका नाम सौरवर्ष है। दूरी का मात्रक है सौरवर्ष, दूरी का मात्रक, जिसे हम सौरवर्ष कहते हैं। अब देखिए, सौरवर्ष दूरी का मात्रक है, ये आप जान चुके हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वर्ष किसका मात्रक है? ये भी दूरी का मात्रक है। समझ रहे हैं ना? प्रकाश वर्ष को मैंने अगली क्लास में बताया था कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। फिर से इस क्लास में हम आपको बता दे रहे हैं कि जब हमारा पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है, परिक्रमा, तो उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यह प्रकाश वर्ष 365 दिन 6 घंटे 46 मिनट 6 सेकंड का होता है। ठीक है, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यही जो 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे जुड़ के जो 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, तो उसे हम फरवरी के 29वें दिन में लीपी वर्ष में जोड़ देते हैं। इसीलिए 28 की फरवरी 29 की रहती है हर 4 साल के बाद। ठीक है, तो इसे तो हम प्रकाश वर्ष मान लेते हैं। लेकिन सौर वर्ष का है। सौर्य वर्ष, सूर्य जिसकी स्पीड 300 किमी पर सेकंड है, 300 किलोमीटर पर सेकंड है। यह जब एक वर्ष में, कितने? एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं कि सौरवर्ष। ठीक है, सौरवर्ष किसे कहा जाता है? जब सूर्य एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है, किसकी? आकाशगंगा की। अब ये जान लीजिए एक बात कि सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, जिसे उन्होंने कह दिया था कि टालमी जी ने कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नहीं, सूर्य हमारा आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। और आकाशगंगा की जितनी दूरी वह एक वर्ष में तय करता है हमारी पृथ्वी के अनुसार, समय के अनुसार, यानी जैसे 24 घंटे होते हैं एक दिन में और साल में 365 दिन में होते हैं। 365 दिन में के 24 घंटे में जितने सेकंड होते हैं, उन सेकंडों में जितनी दूरी वो तय कर सकता है 365 दिन में, 366 दिन में, उस वर्ष को, उतने एक वर्ष में जो दूरी होगी उसे हम सौरवर्ष कहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि सौरवर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब समझ में आया कि सौरवर्ष दूरी का मात्रक क्यों होता है।
हम जान चुके हैं तारामंडल क्या है, नक्षत्र क्या है, सौरमंडल क्या है। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। अब आप 8 ग्रह तो पढ़े हैं, लेकिन शायद दिमाग से हट रहा हो, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सौरमंडल क्या है। चलिए देखते हैं। नक्षत्र के बारे में इसके बाद पढ़ाएंगे, अभी आपको पढ़ाएंगे सौरमंडल। सौरमंडल मंडल जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। इसमें यहाँ पे ध्यान देखिए, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब इस सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह जो आता है वो है बुध, ठीक है। बुध के बाद आता है हमारा शुक्र, इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, इसके बाद आता है मंगल, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, शॉर्ट ब्रैकेट में। इसके बाद जो आता है वो है हमारा बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आते हैं हमारे अरुण, फिर आते हैं वरुण। इस सौर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों के पूरी विस्तार चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये ग्रह हैं। यह ग्रह जिनमें प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रह जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, खुद की हीट नहीं होती, उसे हम ग्रह कहते हैं। और इस ग्रह को कौन प्रकाश देता है और उनको हीट कौन देता है, तो वो हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य है जो इन ग्रहों को प्रकाश देता है। यह जो 4 ग्रह हैं, यहाँ से जो शुरुआत ले रहे हैं, इसे आंतरिक ग्रह, इसे हम कहते हैं बाहरी ग्रह। ये जो 4 ग्रह, ठीक है। ये मेरा आंतरिक ग्रह हो गया, ये मेरा बाहरी ग्रह। सूर्य के बाद सबसे पहले ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद कौन है? शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो ये हमारे ग्रहों के दूरी दिखाई गई है कि सबसे पहले सूर्य से कितना नज़दीक कौन है और सूर्य से कितना दूर कौन है। तो इतना हमने इस क्लास में आपको बताया। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे, ग्रहों के पूरी विस्तृत वर्णन करेंगे। और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि सूर्य तारा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी एक क्लास और होगी जिसके बारे में उसके क्षेत्र, विस्तार और जितने भी उसके प्रयोग हैं और जो हमें वो लाभ देता है, जो हमें वो हानि देता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि सूर्य का कितना प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है, कितना कहाँ जाता है, उसके बारे में, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपके ग्रह के बारे में। तो इसके लिए आपको अगली क्लास को देखना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और यदि अब तक इस चैनल पे आप नए आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, जितना फैला सकते हैं फैलाएं। धन्यवाद।